हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहिल में। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रही थी उसका आज 13वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें हम उत्तराखंड और जीएस कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आगामी एग्जाम में आने के जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए होंगे, यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो हरित क्रांति का अग्रदूत जो भारत में माना जाता है वह माना जाता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाता है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ठीक हो गया। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 17 नवंबर 1960 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती हो गया। जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करें तो 17 नवंबर 1960 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? उधम सिंह नगर पंतनगर में। तो हम प्रत्येक प्रश्न के सारे ऑप्शन न देख करके उसका जो सही ऑप्शन होगा उसी को देखेंगे। अगर प्रत्येक ऑप्शनों को अगर हम देखते रहेंगे तो इससे क्या हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अन्य प्रश्नों से संबंधित अगर हमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य अगर इसमें देखने को मिलेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे, अन्यथा हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1994 में किस राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1994 में? तो किया गया था चंद्रप्रभा ऐतवाल। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो ये चंद्रप्रभा ऐतवाल हैं इनका जो संबंध है वह है पर्वतारोहण से। ठीक हो गया, पर्वतारोहण से हो गया। पर्वतारोहण से इनका क्या है, संबंध है। पूछा जाता है कभी कभी कि चंद्रप्रभा ऐतवाल जी का संबंध किससे है, तो पर्वतारोहण से है। और इनको साहित्य पुरस्कार जो मिला था वह मिला था 1994। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग के ने कब ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग प्रारंभ किया था? यानी कि भारत में पहली बार जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन का आजकल आप आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे, जहाँ भी आप वोट देने जाते होंगे, यानी कि विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें अगर आप लोग वोट देने जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर मशीन के द्वारा आजकल वोट दी जाती है। यानी कि इस साइड पे क्या होता है, कैंडिडेट का नाम या उसका जो भी सिंबल होगा, जिस चुनाव चिन्ह होगा, और उसके बगल में क्या होता है, यहाँ पे बटन होता है। ठीक हो गया। उसको प्रेस करने के बाद क्या हो जाता है, आगे से एक बैलेट पेपर लगा होता है, डब्बा जैसा बना होता है, उसमें दिख जाती है इसकी तस्वीर और वो चीज़ें, सारा कुछ दिख जाता है। मतलब ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था 1999 से। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि भारत में ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था? पहली बार 1999 में इसका प्रयोग पहली बार किया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दंगल फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, दंगल फिल्म आमिर खान की है। ठीक हो गया। तो ये जो फिल्म है, यह फिल्म महावीर सिंह फोगाट, यानी कि ऑप्शन गो। ठीक हो गया, नीचे ऊपर हो गया चलेगा लेकिन समझ जाना चाहिए। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर सिंह फोगाट की जीवनी पर क्या है, यह आधारित है, क्योंकि इनकी जो बेटियां हैं अपनी बेटियों को क्या करते हैं, बॉक्सिंग के लिए तैयार करते हैं, तो उसी पे पूरी ये आधारित है। इनकी महावीर सिंह फोगाट की जो जीवनी है इस पर क्या है, यह आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस सम्मिलित करती हैं? तो जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित है। उसके बाद है, जनगणना 2011 का नारा था। तो जनगणना जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका जो नारा था वह था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाता है। जो 2011 की जनगणना था उसका नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। ठीक हो गया, ये जैसे पृथ्वी है ये क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तभी क्या होता है, जो सूर्य होता है हमारा कहाँ से उदय होता है, पूर्व से उदय होते हुए हमको दिखता है। ठीक हो गया, यानी कि पश्चिम से क्या होता है, पूर्व की ओर राउंड ऐसे ऐसे घूम। अगर ये ऐसे घूमता है तो हमको फिर क्या लगता है कि जो सूर्य है वो पश्चिम से उगता हुआ दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप द्वारा सृजित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तो भूकंप द्वारा जो ऊर्जा की मात्रा सृजित की जाती है, जैसे इसके केंद्र पे, जैसे यहाँ पर क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक हो गया, जो एक केंद्र होता है इसको कहा जाता है क्या, फोकस। ठीक हो गया, जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। जैसे यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ था, उसके बाद क्या हो जाती है, इसकी तरंगें ऐसे फैलते रहती हैं। ठीक हो गया, ये तरंगें फैलती रहती हैं, और जो ठीक इसके ऊपर में होता है ये वाला केंद्र, ठीक हो गया, इसके ठीक ऊपर में जो होता है इसको कहा जाता है अभिकेंद्र। ठीक हो गया, इसको कहा जाता है अभिकेंद्र। तो इसकी जो मात्रा होती है भूकंप की, जो ऊर्जा की मात्रा होती है, जो तरंगों की मात्रा जो आंकी जाती है, उसका नाम जो कहा जाता है वह कहा जाता है क्या, मैग्नीट्यूड। मतलब इसकी कितनी विस्फोटक क्षमता होगी, या जो ये भूकंप आएगा ये कितना क्या हो जाएगा, अधिक विनाशकारी होगा, इसकी जो गणना किया जाता है वह, उसका जो नाम जाना जाता है, जिस नाम से जाना जाता है उसे कहा जाता है क्या, मैग्नीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान कहा जाता है। मैंने अभी बताया था, जैसे यहाँ पे केंद्र में भूकंप आता है, इसके जस्ट ठीक ऊपर पे ये वाला स्थान पे कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, अभिकेंद्र। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, अभिकेंद्र कहा जाता है। ठीक हो गया, और इसके जस्ट जहाँ पर भूकंप आता है वो वाला स्थान क्या कहलाता है, वो वाला स्थान फोकस कहलाता है। उसके बाद है, पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया, उसको फोकस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का माप निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भूकंप की जो उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है उसकी क्षमता का जो मापन किया जाता है वह किया जाता है रिचर पैमाने के द्वारा। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिचर पैमाने के द्वारा क्या किया जाता है, भूकंप की उत्सर्जन जो ऊर्जा होती है उसकी क्षमता का क्या किया जाता है, इससे माप किया जाता है। उसके बाद है, भारत के मध्य से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत की जो मध्य से बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, ये गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा। ठीक हो गया, ऑप्शन हो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्क रेखा गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर क्या होती है, गुजरती है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी कभी इससे भी पूछ देता है कि कुछ राज्यों के नाम नहीं देगा, जैसे ऑप्शन में दे देगा कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक हो गया, तो एक दो उसमें मिस कर देगा और एक अलग से नहीं दे देगा, तो इस प्रकार से इसमें पूछता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वह कौन सी है, वह है कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कच्छ की खाड़ी जो है वह भारत के कहाँ पर, यानी कि गुजरात वाले क्षेत्र में है। ये वाला जो स्थान है यहाँ पर है क्या, कच्छ की खाड़ी। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा खाड़ी। उसके बाद है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, बेलेजली भारत कब आया था? तो बेलेजली जो भारत आया था वह आया था 1798 में। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1798 में बेलेजली भारत आया था। उसके बाद है, अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखित है, यानी कि किसकी लेख है, किसने अष्टाध्याय बुक की रचना की है? तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, पाणिनि के द्वारा क्या लिखी गई है, अष्टाध्याय लिखी है। और किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी हो गया, संस्कृत भाषा लिखी गई है। इसी को संस्कृत का महाकाव्य भी कहा जाता है। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम दूसरे नाम क्या जानते हैं, हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी इसको हम पुकारते हैं। कि ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो पुराना जो स्थल है, सबसे पहले जो खोजा गया स्थल है वह कौन सा है, हड़प्पा में है। ठीक हो गया, कब, 1921 में। 1921 में क्या किया गया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी।
और ये इसकी जो खोज करता है वह कौन है, दयाराम साहनी जी। ठीक हो गया, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता खोज की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा नाम है वो किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो जो मौर्य थे, मौर्यों की जो साम्राज्य थी, इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र की इनकी मौर्यों की राजधानी। उसके बाद है अकबर का शासनकाल जाना जाता है। तो अकबर का जो शासनकाल है वह जाना जाता है उदार उदार का युग और सहिष्णुता का युग। ठीक हो गया, ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों को और खो दोनों ही क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान तलवंडी में। ठीक हो गया, तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन खो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको अब तलवंडी को किस नाम से, ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इनके जन्म की तो 15 अप्रैल 1469 में इनकी क्या हुई थी, उनका जन्म हुआ। ठीक हो गया, यानी कि 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म होता है, किनका, गुरु नानक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है किसके लिए, देखते हैं हम, मार्जिनिंग सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए, पेज साइज सेट करने के लिए। तो इन सभी के लिए क्या किया जाता है, MS वर्ड 2007 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी पेज सेट करने के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त में से सही भी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड दी जाती है। तो डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट किया जाता है उसके लिए क्या, कंट्रोल के साथ क्या दबाया जाता है, P दबाया जाता है। ठीक हो गया, CTRL। ठीक हो गया, कंट्रोल प्लस P दबाएंगे तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ठीक हो गया, इसको अगर डायरेक्ट प्रिंट करना होगा तो कंट्रोल के साथ हम P प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल के साथ P। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड में विभिन्न पत्रों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है मेल मर्ज। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेल मर्ज। नीचे ऊपर हो गया चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मतलब एक पत्र से कई पत्रियों को बनाने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है। तो उत्तराखंड में महिला जो साक्षरता दर है वह कितनी है, 70% लगभग हो गया, 70% के आसपास है। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, 70.77 है। तो 70 के आसपास ये है कितनी, महिला साक्षरता दर। ठीक हो गया, ये साक्षरता के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें मतलब जो जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तराखंड में साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, तो ठीक हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं इस सारे के लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा कल या परसों में, उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी जो आगामी एग्जाम होना है। अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता दर की, तो पुरुष साक्षरता जो दर है यहाँ उत्तराखंड में वो कितनी है, 87.80% क्या है, पुरुष साक्षरता दर है। अगर हम औसतन उत्तराखंड की बात करें साक्षरता दर, तो 78.82% क्या है, उत्तराखंड की पूरी औसत क्या है, साक्षरता दर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अनडू के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है। जैसे क्या होता है, कभी कोई चीज़ हमारे कहने से मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप में क्या हो जाता है, कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो तुरंत उसको अनडू हम करते हैं। तो अनडू करने के लिए जैसे ही डिलीट हो गया, इसको अगर अनडू करना है यानी कि दोबारा से वैसे ही वापस लाना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट क्या करते हैं, कंट्रोल यानी कि CTRL। ठीक होगा, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करते हैं, D प्रेस करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो डिलीट फाइल होती है दोबारा से क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल के साथ D प्रेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। हो गया, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पद्मश्री शिवानी गौरापंत जी का जो संबंध है वह किससे है। तो पद्मश्री जो शिवानी गौरापंत हैं इनका संबंध है लेखिका से। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाता। और जो शिवानी पंत हैं यानी कि जिनको शिवानी यानी कि जिनको गौरापंत के नाम से जाना जाता है, ये क्या है हमारे यूकेपीएससी या यूकेपीएससी के हिंदी सिलेबस जो साहित्य वाला सिलेबस है उस सिलेबस में भी ये क्या है इनका नाम है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है। चूना पत्थर देहरादून वाले क्षेत्र में काफी पाया जाता है, जिप्सन भी यहाँ पाया जाता है, ग्रेफाइट भी यहाँ पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सभी खनिज क्या है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है, ठीक हो गया। तो MS वर्ड 2007 में जो रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब में क्या क्या है, कमेंट्स होता है, प्रूफिंग भी होता है और कंपेयर भी होता है। तो ऑप्शन हो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएंगे MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य एवं असम के बिहू नृत्य के समान है। तो जो चौफला नृत्य है, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चौफला नृत्य है यह गुजरात के गरबा और असम के बिहू नृत्य के समान ही यह नृत्य भी है। कौन सा चौफला नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया था। तो भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का जो गठन किया था वह क्या था 1948 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को 1948 में क्या होता है केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। तो टिहरी रियासत के अंतिम जो राजा थे कौन थे, मानवेंद्र शाह थे। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानवेंद्र शाह क्या थे, अंतिम राजा थे। और 1 अगस्त 1949 यानी कि 1949 को क्या हो जाता है टिहरी रियासत के क्या होते हैं, मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के क्या होते हैं अंतिम राजा होते हैं। और 1 अगस्त 1949 को क्या हो जाता है टिहरी रियासत जो है वह भारतीय गणराज्य में क्या हो जाता है शामिल हो जाता है, यानी कि इस रियासत को क्या किया जाता है फिर समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है। तो MS वर्ड में अगर दस्तावेज खोलने हो उसके लिए जो शॉर्टकट जो कमांड दिया जाता है वह दिया जाता है CTRL Ctrl+O, ठीक हो गया। Ctrl+O अगर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा जो शॉर्टकट कमांड हो जाएगी। शॉर्टकट जो दस्तावेज खोलने होंगे, कोई दस्तावेज को सीधे खोलना होगा उसके लिए शॉर्टकट कमांड देने के लिए Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। तो कुमाऊं को कहा जाता है क्या, मानस खंड, क्या मानस खंड कुमाऊं को कहा जाता है। और गढ़वाल वाले क्षेत्र को कहा जाता था क्या, केदार खंड। केदार खंड गढ़वाल वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं के लिए कौन सा नाम प्रयोग होता था प्राचीन काल में, मानस खंड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नंदप्रयाग में किस नदी का संगम होता है। तो नंदप्रयाग में संगम होता है किसका, नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाए। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का क्या हो जाता है नंदप्रयाग में संगम होता है। अगर हम बात करें अलकनंदा और विष्णु गंगा का जो संगम होता है, विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली गंगा भी इसको कहते हैं हम, तो इसका जो संगम होता है वह कहाँ होता है, वह होता है विष्णु प्रयाग में। वो क्या कहाँ होता है, विष्णु प्रयाग में होता है। विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का विष्णु प्रयाग में होता है। अगर हम बात करें अलकनंदा और मंदाकिनी, तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वह होता है कहाँ, रुद्रप्रयाग में। ठीक हो गया, रुद्रप्रयाग में इसका संगम होता है। अगर हम बात करें अलकनंदा और पिंडर नदी का अगर संगम की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है कर्णप्रयाग में। ठीक हो गया, कर्णप्रयाग में क्या होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब होती है। तो इसकी जो स्थापना होती है वह होती है 1988 में। ठीक हो गया, 1988 में इसकी स्थापना होती है। और तब इसके लिए कितनी मेगावाट बिजली की बात होती है, 2400। ठीक हो गया, 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने क्षमता वाले ये इसकी स्थापना होती है। और इसको 3 फेज में किया जाता है, 1000, 1000 और 400।
हो गया। 1000 और 400 के केस में किया जाता है। और 400 वाला जो है कोटेश्वर बांध भी हम इसको कहते हैं, यानी कि यही क्या है, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट का कॉर्पोरेशन लिमिटेड का क्या है, ये भी हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट है MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है। तो इसकी जो ऑफिस बटन जो कमांड है वह है पब्लिश। ठीक हो गया, ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जो ऑफिस बटन कमांड है वो क्या है, पब्लिश है। मतलब MS वर्ड से कितने कोई भी अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अब शायद अब इस वीडियो को देखने के बाद वो प्रश्न आपको गलत होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। तो उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन का जो संबंध है, भी कभी कभी पूछता है, तो ये किससे संबंध है, शिल्पकारों से इसका संबंध है। और इसके जो प्रणेता हैं, यानी कि इस आंदोलन का जो उत्तराखंड में जो आंदोलन चलाया था, यह चलाया गया था किसके, जयानंद भारती के द्वारा। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद है नानकमत्ता गुरुद्वारा की स्थापना हुई है। तो ये कहाँ स्थित है कहता है, तो नानकमत्ता गुरुद्वारा जो स्थित है वह कहाँ है, उधम सिंह नगर में यह स्थित है। ऑप्शन घ इसका क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है। तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, इसकी जो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है, वह है भजन सिंह। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। भजन सिंह के द्वारा क्या है, यह पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद है सेममुखिम प्रसिद्ध है। तो जो सेममुखिम मंदिर है, यह मंदिर प्रसिद्ध है नागराज मंदिर के रूप में। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। तो नैनीताल जनपद में क्या है, नल दमयंती ताल स्थित है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है। तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है, संस्कृत है। तो क्या संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, और इसको दूसरी राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वह दिया गया 2010 के बाद। उसके बाद है कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं। तो कुमाऊं में कितने हैं, 6 जिले हैं, और गढ़वाल मंडल में 7 जिले। तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह कौन सा है, वह है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक हो गया। अगर हम बात करें कुमाऊं मंडल का सबसे बड़े ग्लेशियर की अगर बात करें तो कौन सा है, मिलम ग्लेशियर। ठीक हो गया, मिलम ग्लेशियर कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर हम बात करें उत्तराखंड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो तब कौन सा आ जाएगा, पिंडारी ग्लेशियर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब पिंडारी क्या है, 2 जिलों में ये पड़ता है। ठीक हो गया, पिंडारी ग्लेशियर जो है यह 2 जिलों में पड़ता है। तो इस कारण से क्या है, पिंडारी ग्लेशियर एकमात्र क्या कहते हैं, न तो कुमाऊं का है न गढ़वाल का है, मतलब बीच में पड़ता है, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में पड़ता है। इस कारण से क्या है, यह दूसरे नंबर का कुमाऊं का उत्तराखंड का सबसे बड़ा है। लेकिन अगर कुमाऊं की स्पेशल बात करी जाए तो कुमाऊं का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, मिलम ग्लेशियर हो जाएगा, और गढ़वाल का सबसे बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेशन कमेटी का गठन हुआ था। तो फॉरेस्ट ग्रीवेशन जो कमेटी थी, इस कमेटी का जो गठन होता है वह होता है 13 अप्रैल 1921 में। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाता है। 13 अप्रैल 1921 में इसकी स्थापना होती है, इसका गठन होता है। अगर इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो इसके जो आयुक्त होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, उस टाइम के जो आयुक्त थे उत्तराखंड में, वो कौन थे, विंडम उस टाइम पे क्या थे, आयुक्त हुआ करते थे। ठीक है क्या। तो इस कमेटी के भी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, विंडम थे, और इनके अलावा इस कमेटी में कितने 3 और सदस्य भी हुआ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खोज की गई। तो उत्तराखंड में जो औषधि पौधा सबसे पहले खोजा गया वह खोजा गया बेलाडोना का। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर है, बेलाडोना सबसे पहले क्या औषधि पौधे के रूप में उत्तराखंड में खोजा गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। तो कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर में शुरू हुआ था, और जो ये शुरू हुआ था ये कब हुआ था, 14 जनवरी 1921 में क्या होता है, कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत होती है कहाँ पर, बागेश्वर पर। बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में इनके द्वारा क्या किया गया था कि जो कुली बेगार के जो रजिस्टर थे इनको फाड़ करके शरीर नदी में बहा दिया गया। उसके बाद है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, उक्त कथन किसने कहा है।
तो ये जो कथन कहा गया है ये किसके लिए कहा गया है? यह कहा गया है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के लिए। और किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो चमोली क्या उत्तराखंड में स्कीइंग हेतु काफी प्रसिद्ध जो बुग्याल है वह कौन सा है? ओली बुग्याल है। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ओली कहाँ स्थित है, तो ओली जो बुग्याल है वह चमोली जनपद में है। उसी प्रकार से जैसे कभी कभी क्या होता है ना, परीक्षा में पूछ देता है कि निम्न में से बुग्याल का नाम दे देगा और उससे संबंधित जिले दे देगा। तो जो ओली है वह कहाँ है? चमोली में है। और उसी प्रकार अगर बेदनी भी देखें तो बेदनी भी कहाँ है? चमोली में है। अगर हम बात करें बगीची बुग्याल की तो ये भी कहाँ है? चमोली में है। और लेकिन एक इसमें है दयारा, ठीक हो गया, द्वारा हो गया, दयारा हो गया, दयारा हो गया, दयारा बुग्याल। अगर हम दयारा बुग्याल की बात करें तो ये कहाँ है? उत्तरकाशी में हो गया, उत्तरकाशी में है क्या? दयारा बुग्याल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट जो है उत्तराखंड में, वह कहाँ पर है? नैनीताल में हो गया, नैनीताल में है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना तो 9 नवंबर सन 2000 में जिस दिन राज्य गठन हुआ था उसी दिन क्या होता है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का अंतिम ये प्रश्न रहेगा कि गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन है? तो गढ़वाल में पंवार वंश का जो संस्थापक माना जाता है वह किसे माना जाता है? कनकपाल को माना जाता है, क्योंकि इससे विभिन्न जैसे सुदर्शन शाह का सभागार है, इसी प्रकार से अन्य जो स्रोत हैं उनके माध्यम से पता चलता है कि जो कनकपाल है वह क्या है कि जो गढ़वाल में पंवार वंश है उसका क्या है? संस्थापक। अगर इसकी बात करें कि इसकी जो डेट मिलती है हमें ज़्यादातर वह 888 ईस्वी में ये क्या आया था? गुजरात की धार नगरी से क्या आया था? बद्रीनाथ की यात्रा पर आया हुआ था। और उसके बाद इसने क्या कर दिया था? यहीं पर क्या कर दिया था? पंवार वंश कर दी। तो ये थे कुछ चुनिंदा प्रश्न जो आगामी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, मतलब काफ़ी मदद देंगे। अगर इस हो सकता है इससे कुछ प्रश्न पूछ दे। तो अगर आप वीडियो देखते हैं और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो डाल दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और हमें भी आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा फिर महसूस होता है अगर आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब कल हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड की जो जनगणना से संबंधित जो प्रश्न आपके पूछेंगे, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है, साक्षरता दर से संबंधित प्रश्न है, ठीक हो गया। तो उसके लिए कंप्लीट मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या होगा कि उत्तराखंड की जनगणना से अगर कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां से कुछ भी नहीं छूटेगा। तो उसके लिए एक कंप्लीट मैं वीडियो बना दूंगा, कल उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।